You can fool some people for all the time, all the people for some time, but you cannot fool all the people for all the time. इसका अर्थ हुआ कि आप कुछ लोगों को सभी समय के लिए मूर्ख बना सकते हो, सभी लोगों के कुछ समय के लिए आप सभी लोगों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सभी लोगों को हमेशा ही सभी समय के लिए आप मूर्ख नहीं बना सकते हो। यह इस कहावत का अर्थ हुआ। यह अब्राहम लिंकन की कहावत है, जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे। हाल ही में जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए विधानसभा के, उन चुनाव के संदर्भ में मुझे लगता है कि ये कहावत बिल्कुल वैसे के वैसे लागू होती है। जैसे लोकसभा में जो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर ये जो महाविकास आघाड़ी, जो महाराष्ट्र में उसका नाम MVA महाविकास आघाड़ी, और जो राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने जो गठबंधन बनाया है, जिसको इंडिया गठबंधन या फिर बहुत सारे लोग उसको इंडी गठबंधन कहते हैं, ये इंडी गठबंधन के लोगों ने एक प्रकार से ये जो झूठ का जो 2024 के जो आम चुनाव थे, लोकसभा के जो चुनाव थे, उसमें जो झूठ फैला हुआ था कि ये जो बीजेपी 400 पार का जो नारा लगा रही है, वो इसलिए नारा लगा रही है क्योंकि उनको संविधान में परिवर्तन करना है, और ये जो पॉजिटिव जो बेनिफिट्स है या फिर जो अफर्मेटिव एक्शन मतलब रिजर्वेशन के जो भी प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में, उन सब प्रावधानों को ही ये सब खत्म करना चाहते हैं। इस प्रकार का एक झूठा अपप्रचार मैं कहूँगा, वह उन चुनावों में उन्होंने किया था। उसमें वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि वो सफल भी रहे हैं। तो भारत का एक बड़ा जो हिस्सा है, इन चीज़ों से वो प्रभावित भी हुआ, और उनके वोटिंग पैटर्न में भी जो लोग आम चुनाव जो हुए लोकसभा के, उन जो चुनावों में है, इस प्रकार की एक जो पैटर्न दिखाई दिया। और हम जो 400 पार का जो नारा था, वह तो संभव नहीं हुआ, और बीजेपी को अपने आप में एक मेजॉरिटी प्राप्त करने में उनमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। अब जो जनसेना पार्टी जो है पवन कल्याण की, तेलुगु देशम पार्टी जो है चंद्रबाबू नायडू की, और जो नीतीश कुमार जी जो है जनता दल यूनाइटेड के, इन सब लोगों को मिलकर के एक मिलीजुली सरकार, एक गठबंधन की सरकार जो है वो केंद्र में बनी हुई है। जहाँ तक मेरा मानना है, ये जो गठबंधन की सरकार है, लेकिन मोदी जी की जो भी पॉलिसीज रही है या फिर मोदी जी का जो भी ये पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में प्रिडोमिनेंस है, वो अभी भी कायम है। और यह हाल ही के दिनों में जो हरियाणा में चुनाव हुए और साथ ही में महाराष्ट्र में जो अब चुनाव हुए, उन चुनावों से ये प्रतीत भी हुआ है कि भारत की राजनीति में आज के समय में भारतीय जनता पार्टी जो है, वह एकमेव पार्टी है या एक ऐसी पार्टी है जो अपना प्रभुत्व, प्रिडोमिनेंस बनाए रखी हुई है, और वह आने वाले समय तक वैसे रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं ये जो महाराष्ट्र, ये जो मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूँ, इस संवाद का मुख्य उद्देश्य है कि जो हाल ही में महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए, उसके कुछ कारण जो है मैं जो समझता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 8 सालों से राजनीतिक विज्ञान दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, और मैंने राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। उस आधार पर जो है मैं यह विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जो भी मेरी समझ है, वह समझ मेरे यूट्यूब चैनल के श्रोता है, मेरे जो भी दोस्त है, उनके सामने एक रखने का यह मेरा प्रयास है। तो मेरा यह मानना है कि जो हरियाणा में हुए और हाल ही में जो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं, वह उसके 2-3 कारण मुझे महत्वपूर्ण लगते हैं। एक तो बीजेपी का एक सकारात्मक प्रचार तंत्र, और वो जो उनकी जो इलेक्शन मशीनरी बिल्कुल गांव-गांव तक फैली हुई जो इलेक्शन मशीनरी है, वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सकारात्मक चुनाव तंत्र क्या है, तो मैं मेरे विद्यार्थियों से और मेरे दोस्तों से भी जब भी बात करता हूँ, तो मैं इस बात को कहता हूँ कि किसी एक गांव में एक ठाकुर रहते थे या फिर प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे। अब उनको कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी, तो गांव के साहूकार के पास वे चले गए कर्जा लेने के लिए। लेकिन उसके एवज में, कर्जे के एवज में जो भी एक हमी देनी होती है, वह हमी देने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने पूछा कि क्या गिरवी रख सकते हैं मेरे पास।
तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी मूंछ गिरवी रखूंगा। मूंछ गिरवी रखूंगा इसका मतलब क्या हुआ कि वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उस पर समाज का विश्वास भी है और उसकी एक प्रतिष्ठा है कि वह जो कहता है वह करता है। और मूछ तो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति जो होती है उसकी मूछ तो शान होती है। अगर मूछ ही का एक बाल भी वो गिरवी रखता है तो उसके लिए वो जो भी उसने आश्वासन दिया है उस आश्वासन का पालन करने के लिए वो पूरे प्रयास करेगा और उसको उसमें वो सफल भी होगा, उसके लिए जी जान लगा देगा। तो क्या हुआ कि ये जो जो व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति, साहूकार के पास गया और उसको कर्जा लेना था। तो उसने कहा कि आप क्या गिरवी रख सकते, साहूकार ने पूछा उस व्यक्ति से। तो उसने कहा कि मैं मेरे मूंछ का एक बाल जो है आपके पास गिरवी रख दूंगा, और साहूकार उसको कर्जा देते हैं। अब उसी गांव में एक मेरे जैसा व्यक्ति जो है, जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, जिसकी कोई मतलब वो जो भी कहता है वह पालन करेगा, इसके कोई प्रमाण लोगों के सामने है नहीं, और जहां जहां उसने इस प्रकार के शब्द दिए हैं उसका पालन भी पहले किया नहीं, उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है। अब उसको भी पता चलता है कि वो जो गांव का प्रतिष्ठित व्यक्ति है, साहूकार से उसने कर्जा ले लिया है, उसके लिए एक मूछ का बाल जो है उसने गिरवी रखा है। तो ये भी साहूकार के पास जाता है, बोलता है कि उसने तो एक बाल गिरवी रखा, मैं तो सारी मूछ ही काट कर दे दूंगा, मुझे भी कुछ कर्जा दे दो। साहूकार जो है उसको भगा देते हैं और उसको 1 रुपया भी नहीं देते हैं। अब ये जो चुनाव तंत्र की बात जो मैं महाराष्ट्र में कर रहा था, बीजेपी ने जो भी आश्वासन दिए हैं या जो भी कुछ करने के आश्वासन उनके अपने जाहिरनामा जो है ये उनका, तो उसमें जो बताया है उस पर लोगों का विश्वास वैसे हुआ क्योंकि वह बीजेपी जो भी कर चुकी है वह उस प्रतिष्ठित नागरिक के समान है कि जो मूंछ का एक बाल भी रखे तो लोग उस पर विश्वास करेंगे। उसके बनिस्पत जो है, उसको विपरीत जो है, ये जो महाविकास आघाड़ी की जो सरकार रही है, उन्होंने खूब आश्वासन देने की कोशिश की। हालांकि वो अंतिम समय तक तो अपने सीटों का बंटवारा भी निश्चित करने में उनमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि सबको लग रहा था कि हमको ज़्यादा सीटें मिले ताकि हमको चीफ मिनिस्टर बनना है। ये तो मान ही लिया था उन लोगों ने कि उनकी सरकार बनने वाली है। संघर्ष किस बात को लेकर था कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा महाराष्ट्र का। इसलिए अंतिम समय तक तो उनका सीटों का बंटवारा ही तय नहीं हुआ, और उन्होंने जो भी अपना घोषणा पत्र जाहिर किया और जो बता दिया पब्लिक में उन्होंने प्रेषित किया, वह तो अंतिम समय तक जो भी घोषणाओं की उन्होंने मतलब जो भी करने की घोषणाएं की या जो भी जन कल्याणकारी नीतियां चलाने की जो भी घोषणा उन्होंने की, उन घोषणाओं को अंतिम समय तक उन्होंने पब्लिक में प्रेषित किया, रिलीज किया। उससे हुआ यूं कि उन्होंने जो भी किया था या फिर जो भी आश्वासन लोगों के लिए अपने घोषणा पत्र में दिए थे वह लोगों तक पहुंच नहीं पाए, और जिन लोगों तक पहुंचे होंगे उनकी दशा, ये महाविकास आघाड़ी की दशा उस दूसरे व्यक्ति के समान है कि जो पूरी मूंछ काटकर उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार है लेकिन साहूकार जो है सुनना नहीं चाहता है। उसी प्रकार से ये महाविकास आघाड़ी के संदर्भ में भी हुआ। इन्होंने जो भी घोषणा लोगों को जन कल्याणकारी नीतियां चलाने की जो भी घोषणाएं दी, वह घोषणाएं लोगों को बिल्कुल मतलब उस पर लोगों का विश्वास नहीं था। लेकिन ये अपने हवा में थे क्योंकि लोकसभा में जो भी इलेक्शंस हुए थे उनको लगा कि इनके पराक्रम के वजह से इनको इतनी सारी सीटें जो है महाराष्ट्र में मिली थी, वो वह नहीं था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो झूठा चुनाव तंत्र चलाया था, चुनाव प्रचार चलाया था उन्होंने कि ये संविधान में परिवर्तन करना चाहते हैं, अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर जो भी ये यहाँ पर रिजर्वेशन के प्रावधान है उन प्रावधानों को खत्म करना चाहते हैं। इस प्रकार के जो भी झूठा चुनाव प्रचार तंत्र उन्होंने लोकसभा के समय चलाया था, अब उनको लगा कि उसी प्रकार का जो प्रचार तंत्र है वो विधानसभा में भी चलेगा। वह संभव नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि पूरी महाविकास आघाड़ी इनकी जितनी सीटें प्राप्त हुई उससे ज़्यादा सीटें तो अकेले जो शिवसेना शिंदे गुट जो है उनको प्राप्त हुई। बीजेपी की तो 132 सीटें हैं, उसका तो 132 सीटें बीजेपी अकेले को मिली है। उसके आसपास भी ये पूरी महाविकास आघाड़ी जो है वो ठहरती नहीं है। और ये पहली बार महाराष्ट्र में हो रहा है कि इनमें से कोई भी पार्टी क्योंकि जो ऑपोजिशन में या फिर महाविकास आघाड़ी जो कहते हैं, यह महाविकास आघाड़ी में एक तो शरद पवार गुट जो था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट। दूसरा गुट जो दूसरे साइड में महायुति के साइड में लड़ रहा था वो था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वो अजित
पवार वाला जो गुट था, वो जो बीजेपी के साथ लड़ रहा है, महायुति के साथ है। अब ये जो शिवसेना जो है, उबाठा जिसे कहते हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे, वह और उसके बाद में कांग्रेस, ये तीनों को भी मिला करके ये अकेले एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है, उनको जितनी सीटें मिली उससे कम सीटें जो है वो पूरे तीनों भी पार्टीज को लेकर के मिली। बीजेपी के आसपास तो ये पूरी महाविकास आघाड़ी भी पहुंच नहीं सकती है। यह तो एक हाल हुआ। दूसरी बात यह है कि भारत में आज मतलब 2014 तक तो मैं मानता हूं कि हिंदू समुदाय को एक प्रकार से पंचिंग बैग समझ लिया था लोगों ने, कि जो चाहे जैसे चाहे आइए और उसको पंच करिए और चले जाइए, और हिंदू समाज असर्ट नहीं करेगा, इस प्रकार का भाव था। और एक जो मुस्लिम समाज की प्राइमरीली मैं माइनॉरिटीज़ के संदर्भ में जब भी बात करूंगा तो बाकी की माइनॉरिटीज़ तो ठीक है, उतनी असर्टिव नहीं है, लेकिन ये जो मुस्लिम समाज जो है वो एक प्रकार से एक गट्ठा मत करना, मतलब साथ में आकर के कॉन्ग्रीगेटेड एक साथ में वोट करना, और वो इसी जगह वोट करना कि जो बीजेपी को हरा सकती है, ऐसी पार्टीज को वोट करने का काम वो हमेशा करते आ रहा है। और उसको एक कहते हैं कि इलेक्शन वेटो पावर जो है वो भारत के राजनीति में मुस्लिम समाज ने 2014 तक एक्सरसाइज किया है। 2014 में पहली बार जो है नरेंद्र मोदी का जिस प्रकार का करिश्माई नेतृत्व उभर कर सामने आया, और ये जो जाति में और प्रांतों में जो विभाजित हिंदू समाज है, उसमें एक प्रकार के हिंदू होने की चेतना जो जागृत हुई, और वह हिंदू होने के नाते जो वोटिंग करने लगा, उसका भी परिणाम हमें बहुत सारे जो विधानसभाओं में और लोकसभा में जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं, केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तरों पे भी जो भी चुनाव हो रहे हैं, उसमें हमको दिखाई देता है। हाल ही के बाद अगर हम देखें कि लोकसभा के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जिस प्रकार से मुस्लिमों ने अपना एक प्रकार से बीजेपी को हराने के लिए साथ में आकर वोटिंग की, उसी प्रकार के प्रयास जो उन्होंने इस विधानसभा के चुनाव में भी करने की कोशिश की थी। पहले तो जो लोकसभा के चुनाव में ये आरक्षण और बाकी सब चीज़ों को लेकर के संविधान में बदल इस प्रकार के अपप्रचार के प्रभावित होकर के हिंदू समाज में एक प्रकार के वोटों का विभाजन था। लेकिन उसके बाद में अगर हम देखें तो मुस्लिम समाज ने जिस प्रकार से अपना एक वोट जिहाद एक्सरसाइज करने की कोशिश की थी ये इस विधानसभा में महाराष्ट्र में, उससे हिंदू समाज सचेत हो गया। अब जो भी हिंदू समाज में दूसरी बात यह भी थी कि ये जो संविधान में परिवर्तन होगा, आरक्षण के सारे प्रावधान निकाले जाएंगे और ब्राह्मणों का प्रभुत्व प्रस्थापित किया जाएगा, इस प्रकार का अपप्रचार जो था उसकी जो झूठ है लोगों के सामने आ ही गया था। और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार जो है सब हिंदू समाज जाति पाति से आगे उठ करके साथ में आकर के हिंदू समाज ने वोटिंग की है। उसका परिणाम यह है कि ये जो महाविकास आघाड़ी जो है वह महायुति के सामने, जैसे मैंने कहा था कि महायुति में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो है शिंदे गुट, और अजित पवार का नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का गुट, ये जो बीजेपी वाला जो आघाड़ी है, ये अलायंस है, उसको महायुति कहते हैं महाराष्ट्र में। और जो दूसरा जो गुट है जिसको महाविकास आघाड़ी कहा गया, तो महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली जो शिवसेना है, दूसरी जो है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार का गुट है, और कांग्रेस पार्टी, इसको महाविकास आघाड़ी। इस प्रकार से दो एक अलायंसेस महाराष्ट्र में इलेक्शन में लड़ रहे थे। तो जो मैंने कहा था कि इस प्रकार से पूरी तरह से सफाचट जो हो गया है ये महाविकास आघाड़ी का एक जो पूरा अलायंस है, उसके कारण ये दो प्रमुख कारण मुझे लगते हैं। एक तो बीजेपी ने जो भी आश्वासन दिए है, उसके पहले भी उन्होंने जो भी योजनाएं चलाई, जैसे लाड़की बहन योजना जो है, वो लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के लिए जो भी एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र दिए जा रहे थे, उससे एक प्रभावित महिला जो वोटर है वो प्रभावित थे और उन्होंने अपने भाइयों के लिए वोट किया, मतलब महायुति की सरकार को उन्होंने वोट किया। दूसरी बात, उन्होंने जो भी आश्वासन दिए हैं उन आश्वासनों का पालन होगा, इस पर लोगों का विश्वास है। मैंने जो वो प्रतिष्ठित नागरिक का उदाहरण मैंने जो आपको दिया है, उस आधार पर लोगों का महायुति की सरकार, उनका घोषणा पत्र, उनके आश्वासन, इन सब चीज़ों को लेकर के उनका विश्वास है। जबकि ये जो दूसरी पार्टियां हैं, मतलब दूसरा जो गुट है महाविकास आघाड़ी वाला, इन्होंने तो पहली बात तो अपनी घोषणाएं
घोषणाएं लोगों तक पहुंचाने में ही बहुत समय लगाया, और लेकिन इनकी घोषणाओं पर भी लोगों का विश्वास नहीं है। और लोगों को यह भी विश्वास था कि यह जो सरकार आएगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को लेकर के जिस प्रकार की कंपटीशन इलेक्शन के समय में ही सामने उभर कर आने लगी थी और डिसएग्रीमेंट्स इनके लोगों के सामने आने लगे थे, लोगों को यह भी लगा कि आपने समझ क्या रखा है कि आपने हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है कि हम आपको वोट करेंगे ही। क्योंकि लोकसभा में हमने एक प्रकार से वोटिंग की है, तो आपको लगता है कि विधानसभा में भी इसी प्रकार से हम वोट करेंगे। आपने हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ये मान करके लोगों ने जो है महाविकास आघाड़ी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, उन पर पूरी तरह से एक प्रकार से वोटिंग उनको की ही नहीं। उसका यह परिणाम है। तो ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अब जो भी इनके जैसे आम तौर पर ये जो महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और जो राष्ट्रीय स्तर पे इनका जो अलायंस है, उसको इंडी गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन जो है, यह जब भी इलेक्शन हारता है तो इलेक्शन हारने के बाद इनके सामने एक स्टैंडर्ड एलिगेशन, मतलब एक आरोप लगाने की इनके पास एक मशीनरी है। और वो कहना है कि ईवीएम जो है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके आधार पर हम वोट करते हैं, उसमें कुछ घपला है, उसमें कुछ गड़बड़ी की है और उसके आधार पर जो है हमको इतनी सीटें नहीं मिली है। यह जो कहना इनका स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अब लेकिन लोगों ने भी उस प्रैक्टिस को लेकर के विश्वास करना छोड़ दिया है। आप इस प्रकार से कहते रहिए, उसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लोगों ने अपनी चॉइस निश्चित करी है। अब ये सब करते हुए महाराष्ट्र में अब ये जो बीजेपी की सरकार बनी है, जहाँ तक कि मेरा मानना है और मेरा इस बात पर विश्वास भी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि बीजेपी की अकेले की 132 सीट्स होने के नाते चीफ मिनिस्टर तो बीजेपी का ही बनना चाहिए। और मुझे बहुत ऐसा भी लगता है कि एकनाथ शिंदे की नेतृत्व एक महत्वपूर्ण था ही, लेकिन बीजेपी के वोट ट्रांसफर होने की वजह से भी एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है उसको करीबन 57 जो है उनको अकेले को सीटें मिली, जितनी सीटें पूरे महाविकास आघाड़ी को भी नहीं मिली है। इस आधार पे तो मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर तो है वो बीजेपी का ही बनना चाहिए और देवेंद्र फडणवीस साहब जो है उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मुझे यहाँ पर कुछ युवा साथी सुन रहे होंगे और जो राजनीति में अभी रुचि रखते हैं, भविष्य में जाकर के राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी के व्यक्तित्व के आधार पर, उनके नेतृत्व से बहुत कुछ हम जैसे लोगों को, मतलब जो राजनीति में अभिरुचि रखते हैं, ऐसे बहुत सारे जो युवा साथी हैं उनको जो है सीखने की आवश्यकता है। आप देखिए कि 2019 में बीजेपी और शिवसेना जो तब एकत्रित थे, शिवसेना शिंदे गुट और उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट एक ही गुट था, तो इन दोनों को स्पष्ट बहुमत लोगों ने दिया था। लेकिन जो उद्धव ठाकरे जो है इनको चाहिए चीफ मिनिस्टर, जबकि बीजेपी से करीबन आधी सीटें इनकी थी, तब भी इनको चीफ मिनिस्टर चाहिए था। और उस आधार पर जो है इन्होंने एक ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया और उसके बाद में आगे चल करके जो भी घटनाएं घटी है, बहुत सारे हम में से जो राजनीतिक जो डेवलपमेंट्स है उन पर थोड़ा नज़र बनाए हुए जो हम में से जो लोग हैं उनको तो पता ही है कि फिर बाद में कुछ समय के लिए, मतलब एक सुबह के समय पर अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस, मतलब बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन उसको स्पष्ट बहुमत मिल नहीं पाया। फिर बाद में उद्धव बाला साहब ठाकरे, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी वालों ने सरकार बनाई, जो सरकार चल नहीं सकी। फिर बाद में अगर हम देखें तो जो शिवसेना शिंदे गुट जो है वो शिवसेना से बाहर होकर के उन्होंने वह, और फिर आगे चल करके अजीत पवार का जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का जो गुट है वो भी बाहर चल के उन्होंने जो सरकार बनाई वो 2.5 साल से भी ज़्यादा समय तक जो है सरकार उन्होंने ठीक ढंग से चलाई। लेकिन जब ये नई सरकार जब बनी तब जो देवेंद्र फडणवीस जो है पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं और एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के रहे हैं वे, उसके बावजूद भी जब नई सरकार बनी और बीजेपी की इतनी सारी सीटें होने के बावजूद भी वह डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो पक्ष श्रेष्ठी है या जो दिल्ली की जो नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनका सुनते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनने का भी स्वीकार कर लिया और उन्होंने उफ तक नहीं किया। राजनीति में पेशेंस, संयम बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति संयम रखेगा
वही व्यक्ति राजनीति में लंबे समय तक चलेगा। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे अभी यहाँ पे चाहिए सारी चीज़ें, अभी जो भी होगा अभी होगा, अब नहीं तो कब नहीं होगा, इस प्रकार का जो असंयमी, उसे हम कहते हैं कि शैलो और इम्पेशेंट जो बिहेवियर होता है वो राजनीति में चल नहीं सकता है। आप कुछ समय के लिए राजनीति में उफान पर आ सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक आप राजनीति में टिक नहीं सकते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस साहब के पर्सनैलिटी से ये बात की संयम होना आवश्यक है, और जिस पॉलिटिकल विचारधारा से हम संबंधित है उस विचारधारा के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। अगर हमारी विचारधारा के प्रति श्रद्धा है, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के विकास को लेकर के अंदर एक भावना जब है, तो मेरे व्यक्तिगत जो अचीवमेंट्स है या मेरे व्यक्तिगत लॉसेस जो है उसको लेकर के मैं राजनीति में समय समय पर अपने निर्णय नहीं बदलता हूँ, पार्टियाँ नहीं बदलता हूँ। और जो हमेशा इस पार्टी से उस पार्टी और उस पार्टी से उस पार्टी जाते रहते हैं, ऐसे लोगों के समाज में भी ना कोई इज्जत रहती है, उनकी कोई इज्जत समाज में तो नहीं रहती है, और वो राजनीति में भी लंबे समय तक चल नहीं पाता है। तो एक बात हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है, राजनीति में आगे जो भविष्य करना चाहते हैं। ऐसे एक दो बातें हैं मुझे सबके सामने रखनी थी, इसलिए मैंने यह वीडियो किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही में इस प्रकार के अनेक विषयों पर जो मैं समय समय पर वीडियो करता रहूँगा, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो करूँगा उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद।